के बॉडीगार्ड्स ने खोली थी और आर्यन अभी भी उसको गोद में लिए हुए बाहर की तरफ निकला था। और जैसे ही उस मेंशन के बिल्डिंग के एंट्री गेट के सामने वानी को आकर के आर्यन अपनी गोद में खड़ा किया था, सारे लोग बस मुंह पर अपना हाथ रखे हुए थे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था सिवाय आयुष्मान और तारा सिंघानिया के। तारा जी नीचे आते हुए कहती हैं, बच्चे को नीचे उतारो, हमें आरती करनी है उसकी। तभी वानी कहती है, इन लोग को पता चल गया, मम्मा बहुत मारेंगी, मम्मा से बचा लीजिएगा मुझे और बोल दीजिएगा कि मैंने कुछ नहीं किया, आप ज़बरदस्ती किए ये सब कुछ। तभी ये सारी बातों को सुनकर अंदर के खड़े लोग हंस रहे थे। ओम जो प्रणव की तरफ हल्का झुकते हुए कहता है, तेरी वाली तो निकल गई तेरे हाथ से, बेचारे की शादी भी हो गई और तो कुछ नहीं कर पाया। तभी प्रणव ओम की तरफ घूरते हुए कहता है, मेरे लिए वो परफेक्ट ही नहीं थी, एक्चुअली मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं था। मैं उसे कभी नहीं संभाल पाता। वानी तो आर्यन को डिजर्व करते हैं और आर्यन वानी को। तभी ओम कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आरवी का असर हो रहा है तेरे ऊपर, इसी वजह से ऐसी बहकी बातें कर रहा है। ज़रा संभल करके, कहीं आरवी भी तेरे हाथ से ना निकल जाए। तभी प्रणव कहता है, यह हमेशा से मेरी गलतफहमी थी, कोई हादसा निकलता नहीं है यार, हमें बस उसे प्यार करना होता है, कोई सामान थोड़ी ना जो जकड़ कर रखूं उसे, और आरवी बहुत अलग है। तभी वो प्रणव का गाल खींचते हुए कहता है, वैसे तुझसे 2 साल तो बड़ी लगती है मुझे, क्यों इतनी बड़ी लड़की से शादी करेगा तू? प्रणव उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, हाँ तो चिंकी भी तो तुझसे बड़ी लगती है। ये सुनकर ओम कहता है, वो कहीं से बड़ी नहीं है, ना अकल से, ना हाइट से और ना ही उम्र से, हर चीज़ में छोटी है वो। तो मुझे लगता है ना मेंटल हॉस्पिटल से पकड़ कर लाएं इसको, या भाग गई होगी शायद वहाँ से और इस घर में आकर एंटर हो गई। तभी पीछे से चिंकी, जो कि अपने एक हाथ को प्रणव के कंधे और दूसरे हाथ को ओम के कंधे पर रख करके अपने चेहरे को उन दोनों के बीच लाते हुए कहती है, किसके बारे में बात हो रही है? प्रणव कहता है, ओम किसके बारे में बात कर रहा था तू? अब शायद तुम्हारे बारे में ही कह रहा था कुछ। तभी चिंकी कहती है, तुम जरा इधर तो आना, कुछ काम है तुमसे। तभी ओम कहता है, प्रणव तू भी चलना। प्रणव हंसते हुए कहता है, जा ना डरपोक, क्या फ़ायदा तेरे इतने जिम करने का जब तू इतनी प्यारी सी लड़की से घबरा रहा है, लेकर जाओ इसे। चिंकी उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहती है, चलो ना, तुम्हें दिखाती हूँ मैं कितनी बड़ी पागल हूँ। ओम कहता है, पर मुझे अपनी फ्रेंड के वो एंट्री देखनी है, देखो ना कि कितने प्यार से दोनों अंदर आ रहे हैं। ये देख कर के तो चिंकी भी थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, लेकिन तभी ओम के पैरों पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, और फिर जैसे वो अपने पैंट की तरफ देखा तो उसका पैंट गीला हो गया था, और उसकी नज़र जैसे ही पड़ी थी कि इस वक्त जिमी, जो कि उसकी तरफ ही देख करके अपनी एक आंख मारा है, हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए जल्दी जल्दी उसके पीछे भागते हुए कहता है, साले कुत्ते मेरे पीछे क्यों पड़ा है तू? मेरे ऊपर मूत कर निकल गया, इधर आ, टॉयलेट दिखता हूँ तुझे। दूसरी तरफ इस वक्त आयुष्मान जी, जो कि आर्यन को घूर घूर कर देखे जा रहे थे, और वो कुछ बोल नहीं पाते लेकिन आर्यन से कुछ बात करना चाह रहे थे, जिससे वो आर्यन से कहते हैं, अगर ये सब हो जाए तो ज़रा हमारे कमरे में आइएगा। लेकिन आर्यन भी बिल्कुल उन्हीं के टोन में जवाब देते हुए कहता है, आज आपका बेटा बहुत बिजी है, अभी शादी करके आया हूँ, ऑब्वियसली मुझे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन अगर आपको फिर भी मुझसे कोई खास बात करनी है तो आप 2-3 दिन का इंतज़ार करिए, और वैसे भी लोग मुझसे मिलने के लिए इंतज़ार करते हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि आर्यन सिंघानिया की क्या कीमत है। और ये बोलकर वो वानी को अपने साथ ऊपर की तरफ ले जाने लगा था। जैसे ही वानी ऊपर की तरफ जाती, वो तुरंत ही अपना हाथ छुड़ाते हुए आर्यन से कहती है, मैं मम्मा के पास जाऊं, मुझे नहीं जाना आपके साथ। जैसे ही वो ये बोलकर जल्दी जल्दी सुनीता जी के सामने भागी थी, और सुनीता जी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने किया ज़बरदस्ती मम्मा, मैं सच में। तभी सुनीता जी उसको रोकते हुए कहती हैं, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ बच्चे, बहुत प्यारी लग रही हो। तभी वानी कहती है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा मेरे ऊपर? मैं शादी करके आ गई मम्मा, ये देखो मेरी मांग भर गई है, और ये मंगलसूत्र, मुझे ऐसे शादी नहीं करनी थी, इन्होंने ज़बरदस्ती की, सच्ची, मैं कसम से बोल रही हूँ। तभी मिशिका कहती है, वैसे लग तो बहुत सुंदर रही हो दीदू, जाओ ना, जीजू वेट कर रहे हैं। वानी को उसने अकेले अंदर की तरफ भेजा था,
कमरे में वो खुद नहीं गया था। वानी जो कि अंदर की तरफ जाते जाते बहुत ज़्यादा डर रही थी और पीछे मुड़ते हुए कहती है, आप फिर से मेरे साथ मत रहिएगा प्लीज़। आर्यन उसकी तरफ हंसते हुए देखकर कहता है, रात तक का इंतज़ार करो, आता हूँ मैं कमरे में। कैसे कैसे उसके दिल धक धक किए जा रहे थे और साथ ही वो टक टक करके अपनी नज़रों को सिर्फ और सिर्फ घड़ी की सुइयों पर गड़ा रखी थी कि कब होगी रात। वो बेचैन नहीं थी कि रात जल्दी उबर के, उसे तो डर था कि अगर रात हुई तो क्या होगा उसके साथ। और ये वक्त उसके लिए किसी कांटे भरे रास्तों से कम नहीं था। जैसे ही रात के अभी 9:30 बजे थे, वानी की धक धक एकदम से चालू हो गई थी क्योंकि अब उसे कुछ आवाज़ आने लगी थी जो कि उसे आर्यन जैसी आवाज़ की याद दिला रही थी। तभी वानी जल्दी से अपने कपड़े को बदलते हुए सोने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी उसके गेट पर 2-3 लड़कियां आई थीं और वानी की तरफ देखते हुए कहती हैं, वानी। यह आरवी थी। चिंकी और उसके साथ इस वक्त नेहा भी आई हुई थी। तभी वानी कहती है, मैं कैसे फेस करूं इन लोगों को, छुप जाऊं क्या कहीं, ऐसे कैसे देखूं, मेरी शादी कैसे हो गई इतनी जल्दी, अभी तो सुबह तक मैं कुंवारी थी ना। जैसे ही वानी ने ये बोला था तभी नेहा कहती है, तुम तो अभी भी कुंवारी हो, वैसे ये साड़ी पहन लो। अब साड़ी नहीं, एक्चुअली लहंगा है, तुम एक काम करो, ये लहंगा पहन लो, कहीं से दुल्हन नहीं लग रही मेरी बहन। वानी कहती है, मुझे लगना भी नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना मुझे। तभी नेहा कहती है, अब क्या कर सकते हैं, अगर तुमने मुझे अखिल के साथ कमरे में बंद ना किया होता ना तो शायद तुम्हारी आज ये हालत नहीं होती। अब तो तुम्हें दिन रात विराट जी के साथ एक कमरे में रहना होगा और बेड भी शेयर करोगी ना उनके साथ। तभी आरवी कहती है, अरे क्यों डरा रही हो उसे नेहा, जाने दो ना, बच्ची है वो। एक सुनकर चिंकी कहती है, अरे क्या बच्ची है, हम 18 साल की होने वाली है, बच्ची थोड़ा है ना। देखो भाई को बहुत तंग करना और भाई की पहली सुहाग रात है, इसे बहुत एंजॉय करना तुम लोग। और सुनो, अगर कुछ टिप्स चाहिए होगा ना तो मुझे कॉल करना, मैं इन सब चीज़ों में बहुत माहिर हूँ। तभी आरवी उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, चलो अब। और सुनो, तुम तैयार हो जाओगी, एक काम करो, तुम दोनों तैयार कर दो, मैं बाहर जाती हूँ, बाहर के अरेंजमेंट्स देखती हूँ। थोड़ी देर में वानी को अब बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार कर दिया गया था, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप वगैरह नहीं की थी, बस उसको बहुत ही डार्क कलर के लहंगे में थी। साथ ही दुपट्टे से उसकी पूरी बॉडी जो कि अच्छी तरह से कवर्ड थी, क्योंकि वानी को ये थोड़ा अजीब सा लग रहा था और वो नहीं चाहती थी उसके शरीर का एक भी अंग आर्यन को दिखे। और जैसे ही चिंकी और नेहा बाहर की तरफ निकली थी, फिर से वानी एकदम से घबराने लगी थी और ब्लैंकेट के अंदर खुद को छुपा लेती है। इसी तरह से 10, 10:30 और 11 बज गए थे। नींद तो वानी की आंखों में दूर दूर तक नहीं था। इतनी सारी चीज़ें हो गई थी कि वानी को वक्त ही नहीं मिल पा रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि वो किस किस चीज़ों के बारे में कब कब सोचे। एक चीज़ वो सोचना शुरू करती तो दूसरी चीज़ उसके दिमाग में दौड़ना शुरू कर देती और इसी तरह से चीज़ें होती ही जा रही थी। लेकिन फिर एकदम से वो अपने कॉन्शियस में आती है, सारे ख्यालों से दूर, और जैसे वो रियलिटी में एंटर हुई थी उसे समझ में आया था कि अब तो वो गई काम से, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे किसी के टक टक करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो उसे याद दिला रही थी विराज की। और जैसे कमरे के अंदर धीरे से किसी ने दरवाज़ा खोला था, वानी एकदम से सहम जाती और जल्दी जल्दी खुद को ब्लैंकेट से कवर करने लगती है। कमरे में इस वक्त काफ़ी डिम लाइट जल रहा था और ये ऑटोमेटिकली डिम हो गया था, वानी ने कुछ भी नहीं किया था। आसपास सिर्फ हल्की फुल्की लाइट्स थी जिसकी वजह से उस आदमी का चेहरा वानी को ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो शख्स वानी के करीब आया था और वानी के ठीक सामने बेड पर बैठने वाला होता है, वानी एकदम से अपने पैरों को सिकोड़ने लगी थी, जिससे वो रुक कर कहता है, बैठ जाऊं। वानी कहती है, मैं क्या बोलूं, आपकी मर्जी। तभी आर्यन जो उसके ठीक सामने आकर बैठते हुए कहता है, बैठ ही जाता हूँ, अब तो शादी हो गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे किसी लड़के ने मुझसे पूछा था कि मैं बेड पर क्यों नहीं बैठता उसके सामने, तो उसका जवाब देना चाह रहा था मैं। आई थिंक उस दिन भी दिया था, मगर आज अच्छे से देना चाहता हूँ। जब हम किसी ऐसी लड़की के सामने बैठते हैं, वो भी बेड पर जिससे हम बहुत प्यार करते हो, तो खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और एक उसूल होता है, मैं तुम्हारे साथ
बिना शादी के बेड पर नहीं आना चाहता था। और मैं अपनी उसूलों का बहुत पक्का हूँ। यू नो, माई रूल्स, माई रेगुलेशंस, वो हमेशा मुझे एक बाउंड्री में रखते हैं और ये मेरी खासियत है। सो वेल, तुम कुछ नहीं बताओगे मुझे अपने बारे में? वानी का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। आर्यन अभी क्या बोल करके निकल गया है, बस उसके आवाज़ उसके कानों में जा रही थी, लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि आर्यन हिंदी में उससे बात नहीं कर रहा है, मगर कोई और ही लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। क्योंकि वानी का दिमाग तो बस एक ही बात पर अटका हुआ था कि ये आदमी अब उसके साथ क्या क्या करेगा। बहुत छोटी थी वानी, और शादी के लिए तो कुछ ज़्यादा ही छोटी। क्या वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी? क्या संभाल पाएगी इस आदमी को, और साथ ही में खुद को? आर्यन धीरे से उसके पैरों पर अपने हाथों को सहलाते हुए कहता है, होश में तो हो, ऐसे क्या देख रही हो, जैसे पहली बार देख रही हो मुझे। और ये लाइट्स क्यों ऑफ हो रखे हैं? क्या तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी, कुछ और करना है? वानी जैसे ही सुनी थी वो अपने चेहरे को पीछे करते हुए कहती है, दत्त, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नींद आ रही है, सोना है। तभी आर्यन, जो कि अलेक्सा से कह करके पूरे रूम की अच्छी तरह से लाइट्स को ऑन करवा दिया था, जो कि एकदम से वानी की आंखों को चौक मारना शुरू कर दी थी। वानी धीरे से अपनी आंखों को बंद करती और फिर हल्का हल्का झपकाते हुए उसे खोलते हुए सामने की तरफ देखी थी। यह शख्स विराज था, और उस शख्स के चेहरे को इतना करीब पा करके वानी अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहती है, हाँ, मैं आपसे कुछ बोलना चाह रही थी। आप सुनना चाहेंगे ना? गुस्सा तो नहीं करेंगे? आर्यन उससे कहता है, अभी तक तुम पर कभी नाराज हुआ हूँ मैं? जैसे ही वानी ने यह सुना था, उसे बहुत तेज गुस्सा आया था, और वानी जो कि चिल्लाकर कुछ जवाब देना चाह रही थी, लेकिन फिर सिचुएशन ने उसे संभाल दिया था, और वो जवाब देते हुए कहती है, ये सवाल आप मुझसे ना ही करें तो ही बेहतर होगा। आपको गुस्सा नहीं आता, इतना बड़ा झूठ तो ना बोलिए। आर्यन हंसते हुए कहता है, तुम पर नहीं आता पगलू। सिर्फ पैर पर हाथ रखे आर्यन ने ये सारी बातें बोली थी, लेकिन जैसे ही इस वक्त वानी के पैरों पर दोबारा से आर्यन का हाथ पड़ा था, वो झटके से अपने पैर को पीछे कर लेते हैं, और साथ ही वो आर्यन की नज़र को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिससे अपने चेहरे को भी दूसरी तरफ घुमा ली थी, और साथ ही अपने आप को भी दूसरी तरफ धीरे धीरे करके टर्न करने लगी थी। लेकिन आर्यन जो उसको रोकते हुए कहता है, खुद को देख तो लेने दो मुझे, अब इतना भी ना सताओ। वानी की सांसें, जो कि काफ़ी तेज़ रफ्तार में बढ़ गई थी, उसके चेहरे पर जो इनोसेंस था, वो वाकई ही आर्यन के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई साबित हो रहा था। वो खुद को कैसे कैसे कंट्रोल कर रहा था, ये बात सिर्फ उसे समझ में आ रही थी। लेकिन वानी के पास भी अपना वैलिड पॉइंट था। वो इस शख्स को अच्छी तरह से जानती नहीं थी, स्ट्रेंजर था वो ये आदमी उसके लिए पूरी तरह से। भले ही उसे बचाया था और उसकी बहुत सारी केयर भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी। और जैसे ही अभी आर्यन उसकी तरफ थोड़ा और आगे बढ़ता, वानी एकदम से दीवार से सटते हुए कहती है, हाँ प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मुझसे दूर रहिए, और मैं आपसे प्यार नहीं करती, और आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आर्यन से प्यार करती हूँ। ये बात जानने के बावजूद भी आपने मुझसे शादी कर ली, आपको शर्म नहीं आती? वानी की इस टोन को सुन करके अभी भी उसके चेहरे पर स्माइल गई नहीं थी, और वानी की बातों को सुनते हुए कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जिससे मन चाहे उससे प्यार करो, पर मेरे लिए मैटर ये करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। सो बेहतर होगा कि खुद को जल्द से जल्द मेरी बीवी मानना शुरू कर दो, और इस आर्यन का चैप्टर क्लोज कर दो। और ये बोलकर वो हल्का सा हंसने लगा था। अब वानी चाहे विराज से प्यार करती या फिर आर्यन से, थे तो दोनों एक ही शख्स, लेकिन ये बात वानी को थोड़ी ना पता थी। वानी जो कि इस बात को सुन करके आर्यन को घूरते हुए कहती है, ये गलत है, आप ऐसा नहीं बोल सकते, मैं आपकी। लेकिन तभी विराज जो उसके और क्लोज आते हुए कहता है, मेरे रूम में मेरे बेड पर बैठकर मेरी बीवी बनकर तुम मुझसे बचने की बात कर रही हो और मुझे बता रही हो कि क्या सही और क्या गलत। अब सही और सच सिर्फ एक चीज़ है कि तुम मेरी वाइफ हो, और मैं तुम्हें बहुत प्यार देने वाला, बहुत केयर करूँगा तुम्हारी। शायद तुम उस आर्यन को भूल जाओ। वानी इस बात पर शांत रहती है और कुछ भी नहीं बोलती, और बस अपने चेहरे को यूं ही नीचे झुकाई रहती है।
आर्यन उसे और ज़्यादा तंग नहीं करना चाह रहा था और फिर धीरे से खड़े होते हुए उसके सामने आकर के अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांधते हुए कहता है, नहीं करूँगा तंग। और हाँ, ये मत समझना कि मैं हस्बैंड बन गया हो तो तुम और मैं बहुत क्लोज आने वाले हैं। नो वे। सबसे पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और हाँ, अब तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो तो तुम्हें टॉपर बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा से जीनियस रहा हूँ और मुझे मेरी वाइफ भी जीनियस ही चाहिए, जो तुम्हें बनना पड़ेगा, समझी? तभी वानी गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ मैं समझ गई। आर्यन जो उसके धीरे धीरे आगे बढ़ करके अपने हाथों को ले जाकर जैसे उसके सर पर रखा था, वानी थोड़ा सा सहम गई थी, जिससे आर्यन धीरे से उसके सर पर 2 बार टैप करते हुए कहता है, सो जाओ छोटी बच्ची। वानी एक तरफ करवट लेकर के लेट गई थी, लेकिन तभी आर्यन जो कपड़े चेंज करने के लिए उसके ठीक सामने आ जाता है। वैसे उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था शायद कि वो वानी को अपनी बॉडी जा करके शो ऑफ करे। अब आए तो वो ड्रेसिंग टेबल के ठीक सामने था और जैसे ही वो अपने कपड़े उतारना शुरू करता है, वानी जो कि अपनी आंखें इस वक्त खुली हुई रखी थी क्योंकि उसे डर लग रहा था विराज से, उससे तो बिल्कुल भरोसा नहीं था इस स्ट्रेंजर पर। लेकिन जैसे ही विराज कपड़े उतारना शुरू करता है, वानी एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन फिर अचानक ही उसे कुछ नोटिस होता है और वो फिर से अपनी आंखों को विराज के पीठ पर गड़ा देती है और फिर धीरे से कहती है, ये तो टैटू है और ये टैटू तो किसी और, ये टैटू तो मैंने कहीं देखा है, कहीं आर्यन, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी क्या सोच रही हूँ। और फिर से वो कंफर्मेशन लेने के लिए जैसे ही अपनी नज़रों को उठाकर उसी शख्स के पीठ पर देखने वाली होती है, लेकिन तब तक आर्यन उसकी तरफ मुड़ गया था और फिर अपनी बाहों को चढ़ाते हुए वानी को टीस करते हुए कहता है, कंट्रोल नहीं हो रहा, देख रही हो मुझे, वो भी चोरी चोरी? अगर देखना ही है तो बोल दो, मैं शर्ट उतार देता हूँ, आराम से देख लो, ऐसे भी तुम्हारा ही बंदा हूँ। तभी वानी जल्दी से अपनी करवट को बदल ली थी और प्रॉपरली अपने आप को ब्लैंकेट में कवर करके छुपना शुरू कर देती है। लगभग 10 से 20 मिनट के अंदर जहां वानी तो सो गई थी, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई धीरे धीरे नॉक कर रहा था। जैसे आर्यन ही आकर के दरवाजे को खोलता है और फिर अभी अपने फ़ोन में ही गड़ा हुआ था और बिना इंटरेस्ट लिए कहता है, क्या है? उसने सामने भी नहीं देखा था कि आखिर ये है कौन। तभी तारा जी कहती हैं, क्या कर रहे हो, ये पकड़ो दूध। और वानी कहाँ है, उसे देना है मुझे। तभी आर्यन जो मॉम की तरफ देख करके अपने फ़ोन को साइड में रखते हुए कहता है, सब आपके बेटे वॉइस शाम का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पति का बैंड मेरे बिना तो चलने से नहीं रहा। ज़रूरत है। तभी तारा जी कहती हैं, अब अगर तुम्हें ये बात समझ में आ ही रही है तो चले जाओ ना, 1-2 सॉन्ग अगर दे दोगे तो क्या बुरा हो जाएगा बेटा। यह सुनकर के आर्यन पीछे मुड़ते हुए कहता है, अब इतनी इंटरेस्टिंग बहू लाई है तो इसके लिए तो गानों का पूरा बहार ले आ सकता हूँ मैं। आप 1-2 सॉन्ग की बात कर रही हैं। वेल देखते हैं। अब दूध क्यों? ये सुनकर धीरे से चिंकी जो कि अपने हाथ में ट्रे पकड़ते हुए कहती है, मॉम आप क्यों परेशान हो रही हैं, मैं दे दूंगी ना भाई को दूध, आप जाइए। तारा जी जो कि चिंकी की नाक पकड़ते हुए कहती हैं, कोई बदमाशी नहीं, हाँ रात ज़्यादा हो गई, चलो तुम लोग भी अपने रूम में। चिंकी कहती है, हाँ क्यों नहीं, चले जाएंगे ना। अब भाई वो तभी आरवी जो कि जल्दी से उसके हाथ से ट्रे लेते हुए कहती है, चुप हो जाओ, और हाँ इस बारे में ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, वानी अभी छोटी है और आर्यन दूर है ना वानी से। वैसे ये दूध का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ज़रूरत है मुझे रात में दूध पीने की? आरवी जो कहती है, मुझे नहीं पता, पकड़ो इसे की रस्म होती है, ले जाओ ना। आर्यन जो गुस्से में उस दूध की तरफ घूरते हुए कहता है, मुझे दूध से एलर्जी है, इसे अपने पास ही रखो, हाँ, क्योंकि मैं तो नहीं पी रहा। चिंकी किसी को तो देख करके अचानक ही वहां से भाग गई थी। आरवी भी वहां से गुस्से में जाने वाली होती है, लेकिन तभी आर्यन उसको रोकते हुए कहता है, बेटा सुनो, ये चिंकी और ओम का क्या चल रहा है? मैं देख रहा हूँ इन दोनों को, काफ़ी ज़्यादा मस्तियाँ चल रही हैं, कहीं कुछ? आरवी जो कहती है, मुझे नहीं पता, और वैसे भी प्रॉब्लम क्या है? अगर चिंकी ओम में इंटरेस्टेड है तो ओम तो अच्छा लड़का है ना। आर्यन जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, अच्छा ही है, पर अब हर कोई का दिल सिर्फ एक ही पर आई, ज़रूरी थोड़ी ना। पर मुझे मेरी चिंकी के लिए लॉयल बंदा चाहिए और मैं इस ओम को अपनी बहन के साथ तो कभी नहीं आने देने वाला। बेटर होगा कि तुम उसे दूर रखो।
वरना मैं करूँगा तो उसे ज़्यादा दर्द होगा। यह सुनकर आरवी जो कहती है, देखूंगी। लेकिन जाते जाते आर्यन जो उसको चढ़ाते हुए कहता है, वैसे प्रणव सो गया क्या? आरवी जो पीछे मुड़कर उसको घूरते हुए कहती है, बकवास मत करो, अंदर जाओ तुम कमरे में, पागल कहेंगे। जैसे ही आर्यन दरवाजा बंद करने वाला होता है, आरवी जल्दी जल्दी आकर के दरवाजे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, अच्छा सुनो, ये बात किसी को बताना नहीं। वो प्रणव मुझसे थोड़ा सा छोटा है। आरवी की बात सुनकर आर्यन धीरे से दरवाजे के पीछे से उसे झांकते हुए कहता है, वैसे तो मैं सिर्फ गेस कर रहा था, पर तुमने कंफर्म कर दिया। खैर, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपनी बीवी के पास जाना है। और ये बोलकर वो दरवाजे को बंद कर देता है। जब से वानी के साथ उसकी शादी हुई थी, वानी के आसपास रहने की वजह से उसे फिर से आर्यन जैसा महसूस होने लगा था। विराज वाला कैरेक्टर अब वाकई ही थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा था आर्यन के कैरेक्टर के आगे। और वो ऑलमोस्ट भागते हुए आकर के वानी के ठीक सामने बैठते हुए कहता है, आज रात तो मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला, रात भर तो मैं देखूंगा। ओह गॉड, इस दिन का कितना इंतजार किया मैंने, 2 साल 4 महीने, तब जाकर मिली हो तुम मुझे। लेकिन मिली भी तो कैसे, इतने टूटे हुए हालत में। पर डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा। और ये बोलकर वो धीरे धीरे जैसे उसके फोरहेड की तरफ आगे बढ़ता, लेकिन फिर उसे वानी की कही हुई बात याद आई थी। वो डर रही थी क्योंकि इस वक्त वानी को यही लग रहा था कि ये शख्स तो विराज है। और फिर वो अपने आप को धीरे से पीछे करते हुए कहता है, आपको तो किस भी नहीं कर सकता, आपकी कंसेंट नहीं मिली है ना। खैर कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती तो मैं कल से शुरू करूँगा। आज जी लो तुम आराम से मिसेस सिंघानिया।